तो फ्रेंड्स आज का जो ग्रुप डी का 3 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी पे बेस्ड मैं 3 सब्जेक्ट के आज आपको साइंस के 100 क्वेश्चंस कराने वाला है जिनमें जिनमें से 40 से 50 क्वेश्चन आज फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक हम सभी को पता है, जूल को कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी को पता होगा, दूरी की इकाई है। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर है और देखिए इस साल भी यही रिपीट हुए हैं। जैसा कि ये देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो ये सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था 3 अगस्त को, यानी कि आज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी कवर करना है 100 क्वेश्चंस जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि हम लोगों का इसमें से कौन सा है। तो द्रव्यमान हम लोगों का क्या है, सदिश राशि है। ये 2018 में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है हम लोगों का ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, तो रॉकेट काम करता है। यानी रॉकेट को उड़ने के लिए कौन सा लॉ लगता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम जो है सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और इसी में ये याद रखेंगे, आर्किमिडीज हो गया जो वस्तु जल में डूबती नहीं है अगर वो अपने आयतन से, जल के आयतन से अगर उसका आयतन कम हो तो वो जल में नहीं डूबती है। न्यूटन ने। बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। यानी पिंड के वेग को यानी गुने 2 करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गुने 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भाग, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 भाग क्या है, सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन हम लोगों को पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है, पास्कल। क्वेश्चन नंबर, तापमान का इकाई क्या है, केल्विन है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूरी किसका इकाई है। तो क्यूरी किसका इकाई है, तो क्यूरी जो है ये आपका रेडियो एक्टिव धर्मिता का है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता जो है हम लोग डेसिबल में मापते हैं। यानी कोई भी ध्वनि जो है वो कितना, जैसे श्राव्य ध्वनि कितनी है, तो श्राव्य ध्वनि है 20 HZ से लेके 20,000 HZ तक की ध्वनि को श्राव्य ध्वनि कहते हैं। और इसको मनुष्य सुन सकता है। ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, श्राव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि को केवल कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये लोग सुन सकते हैं, जो कि 20,000 HZ से ज़्यादा की आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है एटॉमिक बाउंडिंग के कारण जो है सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है ये किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या किया था, सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व का
तापमान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? जैसे आप लोग देखते होंगे जब वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें जब कहीं से टपकती है, छत से या कहीं से भी, तो देखते होंगे गोल आकार की बूंदें होती हैं। तो गोल आकार किसके कारण होता है? तो ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि पानी की बूंदें लटक के गिरती हैं। तो जब लटक के गिरती हैं तो उनमें गोलाकार बन जाती है, और गोलाकार वही गोलाकार बनकर जब गिरती है तो जो अपने पृष्ठ पे तनाव लगाती है, जिसके कारण वो आपको ऊपर से नोकीला और नीचे से गोल दिखता होगा, कुछ इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है। ध्वनि तरंगे को हम लोग नहीं देख सकते हैं, बस सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का यानी लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होता है? तो सबसे ज़्यादा ये होता है निर्वात में, निर्वात यानी खुले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला है वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और ये आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही पूछेगा आपको हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपने लोग मुंह देखने के लिए, जो सामान्यतः हम लोग घर में लगाते हैं, वो समतल दर्पण होता है, और गाड़ी में जो लगता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया है? जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण को टिक मार देंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स या कॉनकैव बोला जाता है, जो भी बोला जाता हो, अवतल दर्पण याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो वास्तविक और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमें अपने वास्तविक आकार और सामान्य प्रकाश में दिखता है, और वो सटीक और सीधा दिखता है, क्योंकि हम अपने आँख से जो भी चीज़ें देखते हैं वो सीधी प्रकृति में देखते हैं। और ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था, और आज के 3 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आगे भी आता रहेगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 से 60 क्वेश्चन आज के ही तीनों शिफ्ट में आए हुए हैं। ऐसे तो समझदार हैं तो आप जान ही सकते हैं कि आया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो स्पष्ट यानी हम कितनी दूरी तक अपनी आँखों से सरलतम रूप से देख सकते हैं? तो इसके लिए जो हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? अवतल, और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का चीज़ दिखता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का चीज़ दिखता है और पास का चीज़ नहीं दिखता है। तो ये दोनों में उल्टा कॉम्बिनेशन होता है, उसको याद रखिएगा। निकट पूछे तो निकट नहीं दिखेगा, निकट दिखेगा, दूर नहीं। जो दोष होता है वो दिखता है, और जो दूर होता है वो नहीं दिखता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जामों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का कौन सा लेंस दिया जाता है? तो ये पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे, उत्तल लेंस दिया जाता है। उत्तल लेंस से क्या होता है? जो दूर की चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखती रहती हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष में, सॉरी, मतलब जो पास की चीज़ें हैं वो नहीं दिखती रहती है दूर दृष्टि दोष में। तो पास की चीज़ों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसा आप गाड़ी के साइड मिरर में भी देख रहे होंगे कि जब भी दाढ़ी बनाना हो या पीछे का पश्चिम दृश्य देखना हो तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चलते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या
बोलता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो अपना एम्पियर है। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यही विद्युत विभव अगर पूछ दे तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाता है। विद्युत धारा का क्या, तो एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। प्रतिरोध किसका मात्रक है, यानी रेसिस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है। तो रेसिस्टेंट का जो यूनिट हो जाएगा ये ओम हो जाएगा। ओम का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है ओम का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी जो ट्यूबलाइट होता है, या पहले के ज़माने में जो हम लोग टट्टू वाला लाइट लगाते थे, वो टट्टू वाला लाइट में किस फिलामेंट का धातु का बना होता है। तो इसमें जो फिलामेंट लगा होता है, जो चमकता है बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का तापमान जो है बहुत अधिक होता है और ये इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये गलता नहीं है और चमकता ज़्यादा है। इसीलिए बल्ब सब का जो फिलामेंट है वो हमेशा टंगस्टन का बनता है। ये 2022 में भी पूछा था और ये 2026 में भी पूछेगा, 25 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। हीटर का तार किस धातु का बना होता है। तो हीटर का तार यानी पिछले में क्या पढ़े थे, पिछले में पढ़े थे क्या चीज़, टंगस्टन। बल्ब में जो होता है टंगस्टन लगा होता है और हीटर में ज़्यादा गर्मी का प्रयोग होता है, क्योंकि वो हीटर जब हीट होता है तो वो इतना ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे हम लोगों का सारा पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो इसमें जो है हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, इसलिए हीटर में हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो हम जब घर में फ्यूज तार लगाते हैं तो फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर ओवरलोड बढ़े तो ओवरलोड बढ़ते ही क्या हो, फ्यूज वाला जो तार है वो गल जाए। गल जाने से ये होगा कि विद्युत का जो वाहन है वो रुक जाएगा और घर में करंट का सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे अतिचालन से जो शॉर्ट सर्किट होता था घर में वो बच जाएगा। इसी कारण विद्युत फ्यूज का आविष्कार किया गया था। तो ये इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, तो इसकी विशेषता जो है क्वेश्चन नंबर कितना है 30। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा, मतलब उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी प्रतिरोध अधिक करे और गलनांक कम हो, यानी थोड़ा सा तापमान बढ़े और फ्यूज का तार गल जाए और प्रतिरोध अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। एसी मतलब क्या, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसी मतलब अल्टरनेट करंट। एसी मतलब अल्टरनेट करंट जो होता है वो कहीं पे 440 होता है, कहीं पे 220 होता है, कहीं पे कुछ होता है, सब अलग अलग होता है, इसलिए इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। और डीसी क्या होता है, तो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, यानी तुम्हारे घर में अगर 440 वोल्ट का है तो तुम अपने घर के बाहर जो लाइट लगाए रहोगे उसमें भी 440 वोल्ट का है। अगर तुम दिल्ली में 440 वोल्ट पे हो, अगर वही तार बिहार में लगा हुआ है तो उसमें भी 440 वोल्ट ही रहेगा, इसका वोल्ट ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है। और अल्टरनेट करंट में क्या होता है, तो बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। डायनेमो किसे किस में परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो है वो किसको किस में परिवर्तित करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो सूर्य पे है वो सूर्य पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, किस लिए वहाँ इतना हीट है। तो इसलिए वहाँ पे इतना हीट है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन का हीलियम से संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का जो है मिक्सचर होता है, जिसके कारण वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, परमाणु बम का विकास किसने किया था, यानी परमाणु बम का खोज किसने किया था, तो या फादर ऑफ एटम बम किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है आपको 34 का जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो यही वो व्यक्ति है जिसने परमाणु बम का विकास किया था, जो आज इतना खतरनाक रूप ले चुका है, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर में सारे देश एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं।
परमाणु बम गिराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है, एक तो हम लोग परमाणु बम पढ़े जिसको एटम बम कहते हैं, अब एगो है हाइड्रोजन बम। अब ई क्या है भाई? तो हाइड्रोजन बम वो है जो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, यानी ये एक बार फूट जाए तो इससे मॉलिक्यूल बनते ही रहते हैं, 100 से 200, 200 से 400, ये एक तरीके से स्क्वायर होते जाता है, जो बहुत ही घातक होता है। मानव जीवन में इसका प्रयोग वर्जित है और इसका शक्ति हाइड्रोजन बम और परमाणु बम बनाने पे रोक भी लगा हुआ है यूएनओ के द्वारा। अब ये केमिस्ट्री का है क्वेश्चंस, जिसमें को देखेंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में थर्ड शिफ्ट में भी पूछा हुआ है। तो 36 का जो है हम लोग का हो जाएगा मौजले। मौजले ही ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किया था। तो नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल था, उसमें जितना भी एलिमेंट था उसको क्या किया था? असेंडिंग ऑर्डर में जो था उसको अरेंज किया गया था। जो उस सब को असेंडिंग ऑर्डर में किसने अरेंज किया था? तो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग, जैसे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया था? उसको अरेंज किया हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में, आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है सबसे हल्की धातु जो है कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। इसका सबसे हल्की धातु चलिए हम भी बता ही देते हैं, लिथियम होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में हम लोग देख रहे हैं, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु कौन है? यानी जो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। ऑस्मियम ऐसा धातु है जो अगर मान के चलिए, जितना आप 10 किलो लोहा का देखते हैं डंबल जिम में, उतना अगर ऑस्मियम हो तो वो 30-40 किलो लगेगा आपको उठाने में। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बच्चे को पता रहेगा कौन सी धातु को आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम, इसको क्या कर सकते हैं? पोटेशियम का क्या बोलते हैं? सूचक के हो जाएगा, और सोडियम का Na, सोडियम का नाइट्रियम, पोटेशियम का के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? जो कमरे के तापमान पे क्या रहती है? द्रव अवस्था यानी पानी जिसको बोलते हैं, पानी जैसी अवस्था में रहना। तो उसमें कौन रहता है? ब्रोमीन ऐसा धातु है जो जिसको कमरे में रखोगे तो वो पानी जैसा रह सकता है, एकदम गीला गीला। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रह सकती है? तो कमरे के तापमान पर अभी पढ़े हम लोग, कौन सा हो सकता है ये? पारा, मरकरी। थर्मामीटर में देखते हैं हम लोग, जब अपने बॉडी में थर्मामीटर को अटैच करते हैं तो उसमें जो पारा भरा रहता है वो क्या होता है? तो द्रव अवस्था में रहता है, और वो हमारे शरीर का पाठ्यांक होता है, यानी हमारे शरीर का तापमान कितना है वो उतना दूर तक थर्मामीटर में उसका रेंज उतना ऊपर तक उठ के दिखता है, जिसके कारण हम समझते हैं हमें 99 डिग्री, 100 डिग्री या 102 डिग्री बुखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हम सबको पता है किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि जितने भी रिसर्च एनालिस्ट सब है वो सारे बोल रहे हैं ये फ्यूचर फ्यूल है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हाइड्रोजन का उपयोग सर्वाधिक किया जाएगा, और आने वाले समय में हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे स्तर पर शुरू किया जा रहा है। जैसा कि गुजरात में भी आप लोग देख रहे होंगे, अडानी ग्रुप का हाइड्रोजन पावर प्लांट बहुत ही बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, जो ढोलेरा में भी है, अहमदाबाद में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस हम लोगों को पता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं।
इसको अगर सुन लेंगे तो आपको हंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं, इसी को नमक भी कहते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको याद रखिएगा, ये VVI बनेगा। ये आज के भी शिफ्टों में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, ये 2018 में भी पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा खाने वाले सोडा का। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है 47 नंबर का? Na2CO3 × 10H2O। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O। 2018 में भी पूछा गया था शिफ्ट 3 में, 2022 में भी ये पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, ये 2025 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये हमेशा पूछता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 47 से 48, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हम लोग देखेंगे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का नाम क्या है? जो हमारा हाथ पैर टूटता है, जिसमें POP करते हैं, घर में जो पुट्टी करते हैं, वो सारा क्या होता है? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका क्या हो जाता है? CaSO4 × हाफ H2O हो जाएगा इसका। CaSO4 × हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी VVI है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, चूने के पानी का दूधिया होना किस गैस के कारण होता है? तो चूना में जब हम लोग पानी डालते हैं तो देखते हैं पानी क्या हो जाता है? उजला हो जाता है और उससे भाप निकलने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जो पूरे प्रीवियस ईयर हैं, और अभी आज 3 अगस्त वाले में भी पूछा गया है। बहुत सारे शिफ्टों में, फर्स्ट में भी पूछा गया है, कुछ सेकंड में भी पूछा गया है, आगे जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो थर्ड में भी पूछा गया होगा। तो चलते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन ही है बायोगैस का घटक। यानी जितने भी गाय भैंस, जितने भी ये सब जुगाली करते हैं इंसान, वो सब जिनके मुंह से निकलता है वो मीथेन गैस ही होता है। जितना भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, वो सब सड़ गल के जो गैस निकलता है वो मीथेन गैस ही निकलता है। तो मीथेन गैस हम अपने LPG में भी मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ मीथेन भी मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो पहले भी बताए थे कौन सा भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में B, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन मेन रूप से, और मीथेन का ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन मीथेन भी थोड़ा थोड़ा होता है। मीथेन का भी जलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर प्रॉपर पूछे जो LPG सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, तो वो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण किन गैसों का उत्सर्जन है? तो अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होता है, जिसके कारण सुनते होगे क्लास 7-8 में जो पढ़ते होगे, जो ताजमहल की सुंदरता क्यों नष्ट होती जा रही है, या ताजमहल पे जो बारिश होती है तो उसकी जो संगमरमर है उस पर काली काली परतें चढ़ती जाती है, वो किस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है? तो ये जो होता है वो SO2 और NO2 के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर A। तो SO2 और NO2 के कारण एसिड रेन होता है। एसिड रेन होने से ये क्या हो जाता है, जितने भी संगमरमर प्रोडक्ट हैं या बिजली के तार हैं, उन सब पे जो काली परतें जमा होती है बारिश के दिनों में, वो इन्हीं गैसों के कारण होती है, SO2 और NO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो जो शुद्ध जल होता है उसका pH कितना होता है? 7। यानी अगर ये इसको pH स्केल देखा जाए तो 7 से जो भी कम होगा, 7 से कम तो ये हो जाएगा एसिड, और 7 से ज़्यादा तो ये हो जाएगा बेस यानी क्षार। तो यानी 7 से कम, और जो शुद्ध जल यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। यानी 7 पे क्या, न खट्टा न मीठा, यानी जल का कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। जिसका pH 7 वो टेस्टलेस, कलरलेस,
वो सब रहेगा। तो यानी शुद्ध जल का पीएच कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 55। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त क्या होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो इसका मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिरका जिसको विनेगर बोलते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है हम लोगों का एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नींबू और संतरे में जो है साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी का जो डंक होता है इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको मेथेनोइक अम्ल दिया रहेगा, कहीं कहीं पे फॉर्मिक अम्ल दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज ही है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। खट्टे दूध या दही जमाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खट्टा दूध और दही जमाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है 59। तो 59 में जो है लैक्टिक अम्ल, पिछले भी हम बता चुके हैं दही में कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो सोने को घोलने के लिए जो है एक्वारेजिया अम्लराज इसको बोला जाता है, क्योंकि सोना को क्या करता है अपने अंदर घुला लेता है। जब हम सुनार के पास जाते हैं तो वो अपने पास एक्वारेजिया रखा रहता है और बोलते हैं जो इसको पता कीजिए कि ये सोना है कि नहीं, तो वो क्या करता है सोना को घोलने के लिए एक्वारेजिया में थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाता है और हमारा सोना क्या होता है चमकने लगता है, जिससे हमें उसकी असलियत का पता चल जाता है। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं इसी एक्वारेजिया जिसको अम्लराज कहते हैं इसका उपयोग करके घोटाला भी करते हैं। अगर आपका 10 ग्राम का सोने का बिस्कुट है उसको आप एक्वारेजिया में आपका जो साफ करने के बहाने डाल के आपका 1 ग्राम हटा दिया जाता है। तो इस सब टाइप के स्कैम से बच के रहें आप। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा बोलता है एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इसमें जो अनुपात होता है वो 3:1 के अनुपात में होता है, यानी HCl 3 और HNO3 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। पीतल किन धातुओं का बना होता है? ब्रास, यानी ब्रास जो है किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो ब्रास जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। कांसा किन धातुओं से बनकर बना होता है, मिलकर बना होता है? तो कांसा जो है तांबा और टीन को मिला के बनता है क्या? कांसा, ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं हम लोग, जिसके ग्रिल व्रिल काफ़ी आप लोग देखते होंगे अभी ट्रेंड में आया है, स्टेनलेस स्टील का बनता है, तो उसका जो है आपका आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। विद्युत फ्यूज और सोल्डर वायर टांका जिसको बोलते हैं किसका मिश्र धातु है? तो आपका जो 65 का हो जाएगा सीसा और टीन। सीसा और टीन मिलकर ही क्या करते हैं सोल्डर, यानी जो सोल्डिंग मशीन होता है ना उसका जो वायर होता है ना जो गल गल के चिपकता है, तो वो किसका होता है? वो सीसा का होता है और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। यानी सीसा जिसको प्लम्बम बोलते हैं और टीन जिसको स्ट्रेंटियम बोलते हैं, जिसका शॉर्टकट में SN लिखते हैं, प्लम्बम का PB लिखते हैं सीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है 66। तो जीव विज्ञान का जनक जो है आपको अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कितना ईस्वी में किया था? तो 1665 ईस्वी में। कॉर्क में देखा था। किससे निकाला था कोशिका? तो कॉर्क जैसी आकृति की एक छल्ला देखा था जिसमें इसको कोशिका नजर आया था। नेक्स्ट पे चलते हैं 68 नंबर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको कहा जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन का सी, माइटोकॉन्ड्रिया को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69, कोशिका की आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसको कहते हैं? तो 69 नंबर क्वेश्चन का लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या है। ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम की कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपको ऊर्जा का गृह, लाइसोसोम हो गया आपको ये क्या बोलते हैं इसको, लाइसोसोम अभी तो देखे थे, क्या था लाइसोसोम? आत्महत्या की थैली, हाँ आत्महत्या की थैली क्या हो गया? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कह देंगे? राइबोसोम को। लवक किस में पाया जाता है? पत्तों में हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? कहीं पे ये हिंदी नहीं दिया हुआ रहेगा, सीधे डीएनए लिखा हुआ रहेगा और ये लिखा हुआ है डबल हेलिक्स मॉडल लिया हुआ। ये किसने दिया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये दिया था आपको वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो मानव शरीर में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर एक कम हो गया तो आप क्या हो जाएंगे? तो गे हो जाएंगे, गे यानी जिसको छक्का भी बोला जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारे मुंह में जो स्लाइवा बनता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें जो है हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है। यही डायबिटीज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300-400 पे चला जाता है, तो हमें रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर का इंसुलिन का लेवल जो है वो एकदम पैरेलल रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा। तो इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो है हमारे अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन का अधिकांश पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो देखेंगे। भोजन का अधिकांश पाचन मानव शरीर किस अंग में होता है? तो ये आपको हो जाएगा 78 का, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा शरीर का पूर्ण पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहती हैं? तो ये हमारे रोग निरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? RBC, वो ऑक्सीजन ले जाते हैं ब्लड में। WBC क्या करते हैं? तो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जिसको लोहा भी बोला जाता है। यानी हमारे अगर शरीर में पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि हमारे शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप आयरन ही टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा, यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी ये ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति है वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर एक था जो वो सबको दे सकता था, और ये ग्रुप ऐसा है जो सबसे ले सकता है। तो ये लेने वाला कौन है? AB ग्रुप का पर्सन, यानी AB ग्रुप अगर आपका है तो आप सभी ग्रुप का ब्लड आपके शरीर में सूट कर सकता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, यानी 2 महीने भी बोल सकते हैं आप, 2 मंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी बताए थे WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग निरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये ना हो तो इसी के कमी से हमें कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर पे। रक्त को थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? यानी ब्लड क्लॉटिंग का मेन रीजन किस विटामिन को कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको, विटामिन के कारण। विटामिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड जमता। विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। सी के क्या कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। और बी के कारण क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। ए का वैज्ञानिक नाम, विटामिन ए का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो वो रेटिनॉल होता है। बी का थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर, जांघ की हड्डी, इसी को बोलते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 87 में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में होती है, जिसको स्टेपिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो होता है 120/80। इससे अगर कम हुआ तो ब्लड प्रेशर लो, इससे अगर ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, जिससे आपको हाइपरटेंशन होगा और आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 90 नंबर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी ये बताए थे विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अभी बताए थे, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी सी मतलब जो सबसे खट्टा पदार्थ होगा वही विटामिन सी का स्रोत होगा। कोई भी खट्टा पदार्थ फल फूल में वो विटामिन सी उससे होता है, या आंवला बोलो या तुम टमाटर बोलो, जो भी खट्टा हो वो सब। 94 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसको रिकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 96 नंबर, कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो त्वचा में कौन सा बनता है, विटामिन डी बनता है। विटामिन डी क्या होता है, जब हम धूप में होते हैं तब हमारे शरीर में जो धूप लगती है उससे हमारे त्वचा में विटामिन डी मिलती है। घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, गला जो है फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर का किस अंग से है? तो पेस मेकर जो है वो शरीर के हृदय से संबंधित है, क्योंकि पेस मेकर जो होता है वो हृदय में होता है और वो रक्त को पंप करने का काम करता है पेस मेकर। 99 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? यानी मास्टर ग्लैंड, हमारे शरीर का जो मास्टर ग्लैंड है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो जो मास्टर यानी क्या, माथा, और माथा यानी क्या, तो हेड, सिर यानी मस्तिष्क में ही हमारा मास्टर ग्रंथि होता है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 100वां क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। और अगर बोले खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ में क्या आ जाता है, फल फूल, तो फ से फ्लोएम, और फ से फल यानी खाद्य पदार्थ, तो फ से फल फ्लोएम। आ जल पूछे तो जौ से जल, तो जौ से जाइलम। तो इस तरीके से हमने अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, जो 3 अगस्त में बहुत तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे और आगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस का अपना ये टारगेट कंप्लीट किया, जो काफ़ी सही लगा। और अगर आपको इस तरीके से और भी चाहिए तो मैं 100 का बना के आपको देता रहूँगा। कमेंट में लिख दें अगर आपको चाहिए। ये हिंदी में था, अगर इंग्लिश में भी चाहिए तो दोनों में भी बना के दे सकते हैं। कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।